अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश को चलाने में फेल हो गई। ये सत्ता का ऐसा ही खेल होता है, जनता का भी रहना पड़ता है और पार्टी पहले। सच्चाई ये है कि 2013 में गौरव सचिन की हत्या कर दी गई। रातों रात एसएसपी डीएम हटाए गए। आजम खान ने फोन करके थाने में सातों मुलजिमों को छुड़वा दिया। सरकार बना उमेश मलिक। उसी मुकदमे के अंदर संगीत सोम है, उसी मुकदमे के अंदर सुरेश राणा है, उसी मुकदमे के अंदर संजीव बालियान है और 4 तारीख को हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। तब जोली नहर के ऊपर कांड हुआ, पुरबालियान के कांड हुआ, बसी के अंदर कांड हुआ। 2014 से पहले सिलेंडर 400 कुछ रुपए का होता था, 481 या 400। सिलेंडर 400 का कर लो, 300 का पहले सिलेंडर मिलता ही कहाँ था। राज्य में सरकार आई तो नरेश टिकैत जी आपके साथ खुद योगी जी के पास गए थे, तो फिर उस बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो चीजें एक झगड़े में या एक अपोजिशन में बदल गई? उन गांवों में तो सरकार के द्वारा कुछ आरोप भी लगाए गए, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ आरओ के हिसाब से अगर नदी की सफाई की जाए तो शमशान घाट बना, पंचायत घर बनी, बिजली घर अपग्रेड हुआ, बीच में को आपके बाहर आपका घर जहाँ है वहाँ को बिल्कुल सीसी रोड बनती गई, आगे तक गई। लेकिन वो सड़क टूट गई है। सारा पैसा प्रधान खा गया। इतना पैसा शमशान घाट में नहीं लगाया गया जितना दिखाया गया। आप पार्टी के लोग अब भी फंडिंग कर रहे हैं, ड्रामा करते फिर रहे हैं। किसानों के लिए आंदोलन लाएंगे तो भी धरने प्रदर्शन करेंगे, लाल किले का झंडे तक बदलने का प्रयास करेंगे। अन्ना जी ने दिया था धरना, वो तो भूल गए। जनता के जो हित के लिए काम करना शुरू किया था वो तो भूल गए। बीजेपी को फिर वही बोला जाता है कि बीजेपी तो जातिवाद करती है। वर्ग विशेष समाज के लोग हैं, वे भुदकते फिरते हैं। अब की बार में चुनाव में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, आज का युवा पूछता है कि नेताजी नौकरी कहाँ? हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी हेक्सा टॉक्स, अ पॉडकास्ट शो बाय हेक्सा स्टूडियो। अरे नहीं, कंफ्यूज मत होइए। आज गेस्ट के साथ साथ होस्ट भी नया है। मेरा नाम है आशुतोष और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है उमेश मलिक जी, जो कि 2017 में बुढ़ाना विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता है। आज हम उनसे बात करने वाले हैं कुछ अहम मुद्दों पर, जैसे कि आज भी चुनाव जाति और धर्म के नाम पर किए जाते हैं, खासकर यूपी में। क्या 2022 में बीजेपी की कम सीटों का कारण किसान आंदोलन बना? भारतीय किसान यूनियन वालों के साथ दोस्ती तकरार में कैसे बदल गई? और सरकार में रहने के बावजूद भी उमेश मलिक जी ने हिंडन नदी को लेकर क्या क्या सुधार किए? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमारे इस एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए स्वागत करते हैं विधायक उमेश मलिक जी का। तो नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आशुतोष जी, आपका परिवार पहले से ही समाज और राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि कितना अलग होता है एक राजनीतिक परिवार का माहौल और एक आम परिवार का माहौल, और आपको अपनी राजनीति में आपके राजनीतिक परिवार से क्या क्या फायदे मिले? शुरू से ही पूरा परिवार सामाजिक रहा है और पूरे मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर हमारे बाबा जी मंगत सिंह, बहुत अच्छी मित्रता उनकी सर छोटू राम जी से थी और लाहौर यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़ के जिले के अंदर वकालत चालू की थी। तो मेरी दादी जी, मेरे बाबा जी सब मुजफ्फरनगर रहते थे और हर शुक्रवार में गांव में आते थे। गांव में परिवारों में जाना, पूरे जनपद में बहुत अच्छी समाज में उनका स्थान था। वो शीघ्र ही जल्दी चले गए थे बीमारी के कारण से। फिर दादी जी ने हमारा परिवार पूरा संभाला। पिताजी हर 4 भाई थे। पिताजी ने गांव में खेती बाड़ी संभाली, ताऊ जी कर्नल बन गए और चाचा जी हमारे राजनीति और समाज में काम करना शुरू कर दिया। दूसरे ताऊ जी भी आर्मी में थे और समाज सेवा का काम परिवार करता था, राजनीति में नहीं था। सीधे किसी पार्टी और दल से नहीं जुड़ा था। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग जो आपने की थी वो समाज सेवा से की थी, ना कि एक राजनीतिक मकसद से, ना कि आपको आगे चलकर प्रधानी लड़नी है या ऐसा कभी इस परिवार ने सोचा ही नहीं। अच्छा, इस परिवार में कभी भी चुनाव लड़ना, किसी पद को लेना, ऐसा कभी, इस पूरे पढ़ा लिखा परिवार है, सारा परिवार
हाईली एजुकेटेड अगर कोई फैमिली गिनी जाती थी उस समय पे, और आज भी कभी भी इस प्रकार की सोच परिवार के किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आई कि कोई पद लेना है या कोई राजनीति करनी है। अच्छा, चौधरी तो चरण सिंह जी किसान मसीहा, उनके सब हम लोग अनुयायी थे, सब उनके वोटर थे, सब उन्हीं के साथ रहते थे। और मैं भी मेरठ कॉलेज में सबसे पहला इलेक्शन पार्टिसिपेट किया था, बल्कि वो इलेक्शन कैंसिल हो गया था बाद में। मेरठ कॉलेज से ही मैंने अपनी एजुकेशन की है पूरी, और फिर गांव में मैं थोड़ा सा समाज अच्छा, सेवा आप में कह लगा। रहे हैं कि आपका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा है स्टार्टिंग में ना, तो फिर वो 2005 का इलेक्शन वो कैसे आया, प्रधानी वाला ना? 2005 में पूरा गांव में 6-7 उम्मीदवार थे, तो गांव का जो सामान्य परिवार, जो ये कह सकते हो कि जो मतलब सब लोगों ने, समाज के लोगों ने जाके अपने आप ही माता जी का नॉमिनेशन कराया, और फिर माता जी 2005 में मेरी प्रधान बन गई। तो उस टाइम के बाद से फिर आपने प्रमुखी उसके पहले की या उसके बाद में? उसके बाद में पहले 5 साल माता जी प्रधान रही, उसके बाद मैं बीडीसी का चुनाव लड़ा गांव से ही, और वो जीत गया। उसके बाद प्रमुखी का इलेक्शन, मुझे पूरे क्षेत्र के लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैं प्रमुखी का इलेक्शन लड़ा। और उस समय बसपा की सरकार थी, और विधायक शायद बलबीर जी थे उस टाइम पे विधायक, बलबीर जी वहाँ के विधायक थे, और आपके अपोजिट में प्रमुखी में उन्हीं का बेटा था। उन्हीं का बेटा, तो वो क्या उनकी रीजन रहा बेटे था की कि पत्नी थी, उनकी अच्छा। पुत्र वधू थी। हाँ, तो मतलब वो क्या रीजन रहा कि आप प्रमुखी का इलेक्शन? दरअसल उससे पहले कुछ गांव में बैठ के जब वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे बलबीर सिंह जी, तो क्षेत्र के 10-15 सम्मानित लोगों ने बैठ के बात तय की थी, भाई जिला पंचायत बलबीर सिंह लड़ लेंगे और भविष्य में आने वाली प्रमुखी उमेश मलिक लड़ लेंगे। तो उसी बात पे मैं बीडीसी सदस्य बना, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जब समाज में और जनता में बैठ के पंचायत में कोई बात तय हुई हो, और वो उस समय वर्तमान में जब वो प्रमुखी का इलेक्शन वो लड़ा मैं उस टाइम पे, वो खुद विधायक थे क्षेत्र के, सम्मानित थे। लेकिन ये सत्ता का ऐसा ही खेल होता है। उन्होंने जब अपने पुत्रवधू को बीडीसी लड़ा रहे थे, जब भी मैं मिलने गया, होगा विधायक जी कोई बात तो नहीं ऐसी, उन्होंने कहा कि नहीं, वादा कर रखा है पंचायत में और सम्मानित लोगों के बीच में, और जैसे सब लोग कहेंगे ऐसे ही मैं करूँगा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सरकार एक तरीके से बोले कि वो एक आपके साथ एक राजनीति खेली है। हाँ, एक राजनीति, और उस समय ये बड़ा जम के चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव हार गया। अच्छा, हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोग बाग कहते हैं कि जो नेता होता है वो चुनाव से पहले जनता का होता है, पर चुनाव के बाद वो पार्टी का हो जाता है। आप खुद को जनता का नेता मानते हैं या फिर पार्टी का सिपाही? देखो, पार्टी भी बहुत बड़ी चीज होती है, और पार्टी ने हमें नेता बनने का मौका किसने दिया? जनता के बीच में हम काम कर सकें या काम कर रहे हैं, ये मौका भी तो पार्टी ने दिया। पार्टी भी बड़ी बात होती है, और पार्टी ने हमें मौका दिया तो हमने जनता के बीच में जनहित के काम करने शुरू किए, जनता के लिए काम करने शुरू किए। तो पार्टी के साथ साथ जनता का भी रहना पड़ता है, और पार्टी पहले। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पार्टी पहले आपके लिए, जनता बाद में आती है नहीं, उसके लिए? पार्टी और जनता दोनों आपस में एक दूसरे के सापेक्ष ही रहती है, लेकिन पार्टी का सिपाही होना, और पार्टी ने ही काम दिया, जनता में काम करने का मौका किसने दिया? वो पार्टी ने दिया ना। तो संगठन, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और संघ से निकला हूँ, आई थिंक आप आरएसएस से भी मैं रहे। आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, और मैं प्राथमिक शिक्षा वर्ग करने के बाद शाखा में जाना, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, स्वदेशी जागरण मंच में, सारे संगठनों में काम किया है, हिंदू संघर्ष समिति में काम कर किया है। उसके बाद पार्टी ने मुझे 2012 में टिकट दिया,
तो मेरी समाज में पहचान हुई, मुझे रिकॉग्नाइज अपने आप को करने का मुझे पार्टी ने मौका दिया। तो दोनों एक दूसरे की ही सापेक्ष हैं और दोनों, पार्टी का भी होना जरूरी है और जनता का भी होना जरूरी है। अच्छा, 2012 के इलेक्शन से मुझे याद आया, आपने 2012 का इलेक्शन लड़ा, आपके अपोजिशन में थे आरएलडी से राजपाल बालियान जी एंड नवाजी सालम जी जो सपा के थे। तो उस टाइम पे आप आई थिंक 3rd नंबर पे थे, राइट? मैं उस समय 2012 में नवाजी सालम, राजपाल बालियान, योगराज और मैं, हम योगराज जी चारों आई थिंक लोग, बसपा से थे ना? हाँ चारों लोग चुनाव लड़े थे और मैं चौथे नंबर पे रहा था। हाँ, आप चौथे पे थे। मैं चौथे नंबर पे रहा था, मुझे 16,000 वोट मिली थे और उस समय नवाजी सालम चुनाव जीता था। तो अच्छा, उस टाइम पे नवाजी सालम चुनाव जीते और उसी के बाद 2013 का दंगा भी हुआ मुजफ्फरनगर में। तो और उस टाइम पे आई थिंक हमारे यहाँ के डीएम थे सुरेंद्र सिंह जी। हाँ, तो 2013 के दंगे के बाद से बोला जाता है कि सुरेंद्र सिंह का ट्रांसफ़र रातों रात किया गया था। अगर सुरेंद्र सिंह उस टाइम पे डीएम रहते वहाँ पे तो शायद वो दंगा नहीं होता। तो क्या ये चीज़ सच है? वो तो भगवान परमेश्वर ही बता सकते हैं क्या होता, लेकिन सच्चाई ये है कि 2013 में गौरव सचिन की हत्या कर दी गई। कवाल गांव पड़ता है, हम सब लोग वहां पहुंचे। पुलिस ने, जिन लोगों ने, 7 लोगों ने हत्या की थी, मंजी सानी एसएसपी थी, सुरेंद्र जी वहां के डीएम थे, दोनों वहां पहुंचे और 7 लोगों को खून के सड़े हुए कपड़ों साथ 7 मुलजिमों को पकड़ लिया, ठीक है। और थाने में बंद कर दिए। जो उस समय जिनकी हत्या मतलब गौरव की जिन लोगों ने जिसने हत्या की थी, हाँ, गौरव ठीक है, सचिन। ठीक है। और ये वास्तविक में उत्तर प्रदेश के इतिहास से कभी मिट नहीं सकता, मैं बोलूँगा ये उत्तर प्रदेश के नहीं, ये भारत के इतिहास से नहीं मिट सकता। और ये हिंदुस्तान के इतिहास से मिट नहीं सकता। ये भी आप सच कह रहे हो कि रातों रात एसएसपी डीएम हटाए गए, सीधे सीधे उस समय के तथाकथित नेता आजम खान ने फोन करके थाने में 7 मुलजिमों को छुड़वा दिया। अच्छा, अगर वे 7 मुलजिम ना छूटते तो शायद वो दंगा नहीं होता। तो शायद जनपद के अंदर दंगा ना होता। ठीक है। जब वे 7 मुलजिम छूट गए और पूरा समाज, पूरा ही जनता अपने आप को असहाय समझने लगी, तब 27 तारीख में वो घटना हुई थी और 31 तारीख में शोक सभा अच्छा अच्छा हुई थी और शोक सभा में लाखों लोग पहुंचे थे और उसी शोक सभा में हम सब लोग थे। हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया था। वो उस जनपद मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा मुकदमा है। सरकार बनाम उमेश मलिक, उसी मुकदमे के अंदर संगीत सोम है, उसी मुकदमे के अंदर सुरेश राणा है, उसी मुकदमे के अंदर संजीव बालियान है, उसी मुकदमे के अंदर कपिल देव हैं। सब नेता सरकार बनाम उमेश मलिक वाले मुकदमे में है और 4 तारीख को हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मतलब उस टाइम पे जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, सपा के जो आपकी अपोजिशन पार्टी थी, ठीक है, उसके द्वारा बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हाँ, सब बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए। मेरी खुद की गिरफ्तारी तो 4 तारीख को हुई। मेरे साथ संजीव बालियान भी जेल गए और मैं ये समझता हूँ कि 5 तारीख को जो दूसरी, 7 तारीख को जो दूसरी पंचायत होने वाली थी, महापंचायत, जिसमें बाबा हरकिशन मलिक ने अध्यक्षता की थी, उस 7 तारीख वाली पंचायत में हम ना जा सकें, इसलिए हमारी 4 तारीख को गिरफ्तारी हो गई और 5 तारीख को गिरफ्तार पूर्व प्रमुख वीरेंद्र सिंह कुतुबपुर, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। उनको भी 5 तारीख में जेल भेज दिया गया। अब वो हमारे बीच में रहे भी नहीं, कैंसर से पीड़ित हो गए थे। बहुत बड़ा झटका है मुजफ्फरनगर जनपद को। और फिर हम जेल में रहे और 7 तारीख को जो महापंचायत हुई, जब कुछ वर्ग विशेष समाज के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, मुस्लिम नेताओं ने,
आजम खां तक सीधे सीधे तार जुड़े थे। तब जोली नहर के ऊपर कांड हुआ, पुरबालियान के कांड हुआ, बसी के अंदर कांड हुआ, काकड़े के 3 लड़के मारे गए, सोरम के मारे गए, लोगों को उठा उठा के नहर में डाल दिया। बहुत बड़ा आतंक। 7 तारीख को पंचायत के बाद लोगों को घर जाते समय गोलियां चला दी, उनकी ट्रॉलियां पलट दी, उनके ट्रैक्टर पलट दिए। बड़ी घटना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना। इतनी निर्मम मन को लेके लोगों ने की है, इतनी खराब स्थिति पूरे जनपद की हो गई कि समझो कि 1-2 दिन बाद ही आर्मी जिले में लगी, आई वहाँ पे ना, पूरे जिले में PSC आर्मी ये कर्फ्यू, सब। गांवों में भी कर्फ्यू लग गया। और वो वास्तविक में अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश को चलाने में फेल हो गई और उसी का संदेश पूरे प्रदेश में और देश में गया। ऐसा दंगा इस हिंदुस्तान के अंदर किसी जनपद में इस तरह का भयावह स्थिति, इतनी डरावनी स्थिति हमारे जिले की हो गई कि कोई भी आदमी 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, बाजारों में सब्जियां खरीदने नहीं जा सकता था। एक तरीके से कोविड वाली स्थिति हो गई थी। कोविड से भी खराब स्थिति हो गई। अच्छा, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी गिरफ्तारी हुई, उसी टाइम पे तब जनपद के अंदर बहुत सारे फर्जी केसेस डाले गए युवाओं के ऊपर, ताकि वो उनकी गवर्नमेंट जॉब ना लग सके, या बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके पीछे राजनीति थी। तो उसके बाद से 2014 में बीजेपी आती है सेंटर में, तो संजीव बालियान जी हमारे यहाँ के सांसद होते हैं 2014 में। फिर कहते हैं कि संजीव बालियान जी और फिर आप लोगों ने सबने मिलके उन फर्जी केसों के ऊपर बहुत काम किया, जो फर्जी केस लगे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो गांव में युवा नहीं थे उनके ऊपर भी केस लगे हुए थे। तो उस पर क्या, मतलब आपका क्या राय है कि वो फर्जी थे या रियल केस थे? उस टाइम हजारों मुकदमे नौजवान लड़कों पे, बुजुर्गों के ऊपर, हमारी बहुत सारी माताओं बहनों के ऊपर भी मुकदमे लिख दिए गए। बलात्कार जैसे मुकदमे 8-8, 10-10 बलात्कार जैसे मुकदमे, आगजनी जैसे मुकदमे, हत्या जैसे मुकदमे थानों में लिस्ट रख रख के एक तरफा नाम लिख दिए। 2014 में सरकार बनी, हम लगातार 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, जेल में रहे। एक समय तो ऐसा रहा है कि जेल में पैर रखने की भी जगह नहीं रही। जिस बैरक की केवल 80-90 की क्षमता, उसमें 300-300, 350 लोग एक एक बैरक में 2-2 घंटे के नाम के सोते थे। इस प्रकार की स्थिति जेल में हो गई और लगभग 96-97 मुकदमे, जिनमें लगभग 2,500-3 हजार लोग नेम्ड थे। प्रदेश में सरकार आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। हम सब लोग, हम 6 के 6 विधायक और सांसद, मंत्री, संजीव बालियान और खापों के चौधरी भी, उस समय तो बल्कि चौधरी नरेश टिकैत, बाबा हरकिशन मलिक, हम सब लोग बाबा से, महाराज से मिलने गए, योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए। हमने सारा विषय, पूरे जनपद का विषय महाराज के सामने रखा, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहो, एक एक मुकदमा वापस लूंगा। और मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, 93 में से 87 मुकदमे वापस लेने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। और जो बड़े बड़े मुकदमे थे उनमें हम लोगों ने प्रयास किया, आपस में फैसले करवाए। कुछ फैसले हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, कुछ मुकदमे खत्म हो गए हैं कोर्ट में भी, कुछ बाकी हैं। लेकिन लगातार मुस्तैदी के साथ हम लोग उस दिन से लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जब तक बाबा बैठे हैं कोई कष्ट किसी पे आने वाला नहीं है। अच्छा, मायावती को वोट काटने वाली पार्टी बताई जाती है, तो 2027 में इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें बीजेपी को क्या नुकसान होने वाला है मायावती से, या फिर मायावती बीजेपी के सपोर्ट में आ सकती है? इस पे आपका क्या कहना है? किसी की सहायक पार्टी नहीं होती, उनकी अपनी पार्टी है, अपना दल है, वो अपने तौर तरीके से काम करती हैं
आज प्रदेश के अंदर तो नगण्य वाली स्थिति में है। ऐसे मतलब उनका अब कोई हाँ, अस्तित्व मुझे रहा नहीं लगता है। नहीं कोई खास अस्तित्व बचा है। अब कोई विधायक सांसद उनका कोई बचा नहीं है। अच्छा, और आज़ाद समाज पार्टी के बारे में आप क्या कहोगे? काशीराम पार्टी। वो एक बड़बड़ी सी थी, बड़बड़ी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिन पे दिन जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद भी शायद आ सकते हैं आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी अपना दल है, अपनी पार्टी है, अलग है उनका। अच्छा, अगर अगले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जीतती है तो आप अगला चेहरा किसको देखते ये हैं तो पीएम के बहुत रूप बड़ी में? बात है। ये तो सब पार्टी का बड़ा निर्णय है, संघ है, संगठन है, बहुत बड़ा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन हमारा संघ है और भारतीय जनता पार्टी है, उनका बड़ा निर्णय है। आपको क्या लगता है पश्चिमी यूपी में जो चुनाव लड़ा जाता है वो विकास पर कम और जाति धर्म पर ज़्यादा लड़ा जाता है? जातीय समीकरण पे नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पे ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है लगातार पहले से ही। और जितना विकास 2014 के बाद और 2017 के बाद हुआ है, पिछले 70 वर्षों में विकास नाम की चीज भी नहीं थी। और लोग इसको बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में महंगाई ज़्यादा होगी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है। तो का हालात दूसरी सरकारों में तो गैस का सिलेंडर लाइन में लगे रहो, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। जनता के 2-3 ही टॉपिक है कि पेट्रोल महंगा किया, गैस महंगी की, ये सब टॉपिक्स जो है वो जनता के है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि 2014 से पहले सिलेंडर 400 कुछ रुपए का होता था, 481 या 400 सिलेंडर 400 का कर लो, 300 का पहले सिलेंडर मिलता ही कहाँ था। सिलेंडर का तो लोगों के घरों में हीटर और कैसे कैसे हीटर भी चले जाते थे, बिजली भी नहीं थी। अब गांव में देखो क्या कितना बढ़िया बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। शाम को जाओ घरों में एसी लगे हैं। अब गांव में ऐसा माहौल है जैसा शहरों में माहौल होता था। लोग बाग गांव से पलायन क्यों करते थे? गांव से प्लान इसलिए करते थे, ना वहाँ गैस का सिलेंडर था, ना वहाँ कोई व्यवस्था थी, ना बिजली थी, ना लाइट थी। बहुत बुरा हाल। अब तो गांव में जाओ आप, कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, सड़कें हैं चारों तरफ, बहुत बढ़िया सड़क वो आपके घुंचे लगे हैं। गांव के प्रधान को इतना बढ़िया फंड आता है कि गांव में विकास ही विकास है, शमशान घाट बन गए हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि गांव में विकास है, लेकिन जितना फंड ऊपर से आता है, राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि ऊपर से हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो नीचे जाते जाते 13 पैसे आई थिंक कई कुछ हो जगह से जाता है। जाता था। हाँ, वो घिस जाता है। वो तो कई उनका जगहों कहना से था कि जाता रुपया था। भी अब घिसता तो है। वो सीधा सीधा ऑनलाइन सीधा सीधा खातों में जाता है। प्रधान के वो फंड में सीधे जाता है। खातों में जाता है। लेकिन और प्रधान आज भी लोकल काम है। नहीं कर रहे हैं। नहीं, गांव में काम हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और बहुत सारे गांव में तो ये स्थिति है कि पैसा लगाएं कहाँ। जैसे कि आपकी विधानसभा का एक गांव फुगाना, हाँ, वो फुगाना पूरा उस गांव को लगभग 4 बार तो प्रधानमंत्री ने पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कृत कर दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया है। बुढ़ाना की जनता ने आपको 2017 में जिताया, 2022 में हराया। तो उस हार के पीछे का क्या कारण क्या रहा? ओवर कॉन्फिडेंस, स्थानीय लोगों का गुस्सा, किसान आंदोलन, या फिर जाति समीकरण, या फिर कम्युनिकेशन गैप? नहीं, सब चीज़ें ठीक थी उस समय। थोड़ा सा एक तो समीकरण भी था, दूसरा किसान आंदोलन भी था, तीसरा कोरोना भी था। कोरोना में लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। हमारे लोग ने निकल के थोड़ा वोटिंग परसेंटेज हम लोगों का कम रहा। और जो दूसरे लोग थे, जो हमारे विपक्षी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग थे, उन लोगों का वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा। दूसरा, कुछ किसान आंदोलन का प्रभाव, जब जब किसान आंदोलन क्योंकि चल ही रहा था। क्योंकि सिसोली आप ही की विधानसभा का गांव है। सिसोली क्योंकि वहीं पे किसान आंदोलन का गढ़ ही वो था। पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा था वो बुढ़ाना विधानसभा के सिसोली गांव से ही चल रहा था। तो ये सारे कारण रहे हैं। और कुछ वोटिंग का भी समीकरण कुछ अलग ही था, क्योंकि लोकदल का और सपा का गठबंधन था। मतलब उस आंदोलन में, किसान आंदोलन जो चला, उस आंदोलन से आपकी हार पे कोई फर्क पड़ा था? हाँ, किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा फर्क था। लोगों को ताज़ा ताज़ा किसान आंदोलन
सामने ही था किसान आंदोलन की वजह से चुनाव हारना पड़ा। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि 96,000 96,500 वोट मुझे 2017 में मिली और 1,03,000 वोट मुझे 2022 में मिली। अच्छा, तो वोट बढ़ी है। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी की जो एक संगठन है, ठीक है, तो उसका और आपका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। आप उन्हीं के गांव में सिसोली में गए थे एक बार, तो वहाँ पे आपके गाड़ी को पथराव भी हुआ था। तो उस पे आपका क्या कहना है, जबकि आपने बोला है कि 2017 में जब राज्य में सरकार आई तो नरेश टिकैत जी आपके साथ खुद योगी जी के पास गए थे। तो फिर उस बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो चीज़ें एक झगड़े में या एक अपोजिशन में बदल गई? नहीं, अपोजिशन में नहीं बदली। उनका किसान आंदोलन चल ही रहा था और कि उसी किसान आंदोलन में उन लोगों ने ये भी घोषणा की थी कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। लेकिन पार्टी के निर्देश पे, पार्टी के आह्वान पर हमें हर गांव में जाना है और किसानों के बीच में रहना है। उसी निर्देश के अनुसार मैं गांव जा रहा था। सिसोली भी सामान्य तौर से जाता था, लेकिन उस दिन कुछ लोगों ने आके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की और आपस में उस तोड़फोड़ को लेकर थोड़ा मनमुटाव भी हुआ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके संगीत सोम जी के साथ कैसे रिश्ते हैं? ठीक है, सबसे ठीक है रिश्ते, बहुत बढ़िया रिश्ते हैं सबसे। मतलब ऐसा बोला जाता है कि संगीत सोम जी का और संजीव बालियान जी का आपस में कुछ हुआ है अभी ना, रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, सब तो ठीक आज है। रिश्ते सही है सबके सब आपस में सब लोग छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और सब कुछ ऊपर से जो निर्देश होता है उसी के निर्देशानुसार हम काम करते रहते हैं। अच्छा, मतलब आपका और उनका कोई ऐसा नहीं, हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है किसी से अपना? कोई मनमुटाव नहीं। अच्छा, एक आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है आपके क्षेत्र में, हिंडन नदी। हिंडन नदी का पानी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता है, एक बहुत ही साफ पानी निकलता है, और वो आपके क्षेत्र को भी निकलती है, बुढ़ाना विधानसभा से निकलती है। एक आप ही के गांव में से एक कृष्णी नदी निकलती है, जो कि आपको खुद पता होगा, आई थिंक आप जब छोटे होगे कभी, तो कृष्णी नदी एक बहुत साफ पानी देती थी उस टाइम से, और अब के टाइम पे ऐसी क्या चीज़ हुई कि वो चीज़ें एक गंदे नाले में बदल गई? इस विषय को मैंने विधानसभा में भी उठाया था। हाँ, थोड़ा सा प्रदूषण हिंडा नदी में भी और कृष्णा नदी में, दोनों में ही है। और पीछे कुछ पेपर मिल वगैरह हैं, शुगर फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनका पानी आता भी है। 2-3 बार सरकार के द्वारा सर्वे भी हो चुके हैं। और अभी हमारे लोकदल के सांसद हैं, उन्होंने भी लोकसभा में पिछले दिनों ये विषय उठाया है और कुछ सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ पैसा भी पास हुआ है और मुझे सफाई के लिए। सफाई के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कि इतना बुरा हाल हो रहा है वहाँ पे, और कहीं बहुत सारे गांवों में तो कैंसर के मरीज भी हैं। हाँ, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी रिसेंटली में, हाँ, कि जो हिंडन के पास या कृष्णा नदी के पास वाले गांव हैं, कुछ गांव में तो ये स्थिति है कि 85% कैंसर के मरीज पाए गए हैं। हाँ, 85% नहीं होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन हाँ, कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता जा रहा है और ये सरकार की नॉलेज में है। सरकार के संज्ञान में पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है और पत्राचार भी चल रहा है और यहाँ पे भी केंद्र सरकार में भी है, और निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी सरकार इसका समाधान कुछ न कुछ करने वाली है। तो क्या वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएगी, या जो मीलों का पानी उसमें बह रहा है, नहीं, तो वो जिस चीज़ें प्रकार बंद से कैसे हिंडा हो नदी जाएगी? के ऊपर यहाँ पे बड़ी बुरे हालात थे बुढ़ाने के अंदर, एक एसटीपी प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट सीवरेज प्लांट लगा है वहाँ पे, लगभग 50-60 करोड़ की लागत का है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी शुरू हो गई है। और कुछ जहाँ से वो काली नदी निकलती है इधर में, वो भी मेरी विधानसभा से होकर जाती है, उन गाँवों में तो सरकार के द्वारा कुछ आरओ भी लगाए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन इधर कुछ भी इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है।
लेकिन मेरा मानना है कि कुछ आरओ के हिसाब से अगर नदी की सफाई की जाए तो वो ज़्यादा सही मेन तो रहेगा। वही है, लेकिन इमीडिएट कुछ लोग मतलब उन गाँवों की हालत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। समरसील भी लगाए हैं, आरओ भी लगाए हैं, लेकिन अब इसका अस्थाई समाधान करने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो ये कब तक हो जाएगा? चल रहा है काम। क्या 27 का इलेक्शन इसी के ऊपर रहेगा? नहीं, 27 का इलेक्शन एक अलग चीज़ है। इलेक्शन तो अलग चीज़ है, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें जब 2017 में चुनाव जीत के गया तो मुझे आशीर्वाद मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो उस समय भी कही थी ये बात मैंने। अगर जनता पूछे कि आप एमएलए थे, आपने हमारे गांव में क्या बदला, तो आपका एक सीधा जवाब क्या होगा उनके लिए? अपने गांव में, अपने गांव में नहीं, अपनी विधानसभा के गांव में। विधानसभा गाँव में बहुत बदलाव आया। जैसे बिजली की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। 132 केवी का सब स्टेशन आने का काम किया। कोई डिग्री कॉलेज सरकार की तरफ से, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। पूरे जनपद के अंदर एक ही डिग्री कॉलेज आया, वो भी बुढ़ाना विधानसभा में शाहपुर में स्थापित हुआ। हमारा बुढ़ाने की बड़ी समस्या थी, एक छोटा सब डिपो लाने का काम बुढ़ाने के अंदर किया। हमारा एक्शन ऑफिस भी नहीं था विधानसभा में, वो खतौली में जाया करते थे, लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। वो एक्शन ऑफिस भी हमने बुढ़ाने में खड़ा करवा दिया। एक्शन ऑफिस भी आज बुढ़ाने में हो गया। हमारा कोरोना आया, पूरे जनपद में एक ही ऑक्सीजन प्लांट लगा पूरे जिले के अंदर। वो ऑक्सीजन प्लांट भी बुढ़ाने के अंदर सीएचसी के ऊपर लगा। हमारे जूनियर हाई स्कूल राजपुर गढ़ी के पास 80-85 बीघा जमीन थी। वहाँ पे कन्याओं का इंटर कॉलेज, कन्याओं का डिग्री कॉलेज, आईटीआई, और वहीं पे एक बहुत बड़ा सीएचसी का भी वो भविष्य में बनेगा। वो वहाँ पे हमारे क्षेत्र में आया। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 350 करोड़ की मुजफ्फरनगर से लेके सीधा बुढ़ाने को निकलती हुई बड़ौत तक सड़क लाने का काम हुआ। मुजफ्फरनगर से आज बड़ौत आप जाओ, कितनी दूर है? हमारे विधानसभा से ही दिल्ली टू देहरादून जो नेशनल हाईवे गया, वो हमारी विधानसभा से ही गया। गाँवों में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं हुआ करती थी। उन्हें केवल कब्रिस्तान चाहा करते थे, कब्रिस्तानों में वो करा करते थे। अब 18 लाख रुपए की लागत से प्रत्येक गांव में शमशान घाट बना। प्रत्येक गांव में बड़ी बड़ी पंचायत घरें बनी। बिजली का जितने भी बिजली घर थे सब अपग्रेड किए गए। बिजली के सारे खंबे तार सब बदल डाले। जो खंबे तार टूट के लोग मर जाया करते थे, हर महीने 1-2 घटना हुआ करती थी। पिछले 7-8-9 वर्षों में कोई घटना खंबे का तार टूट के मरने से हमारे क्षेत्र में नहीं। इतना विकास हुआ, और लगातार वास्तविक में पूरे प्रदेश के अंदर तो विकास हुआ ही हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उन 5 वर्षों में अगर कोई आकलन किया जाए, सर्वे भी हुआ था, उस सबसे ज्यादा काम बुढ़ाना विधानसभा में। आपके अपने गांव की बात करो, डूंगर शमशान घाट बना, पंचायत घर बनी, बिजली घर अपग्रेड हुआ। बीच में को आपके बाहर आपका घर जहाँ है वहाँ को बिल्कुल सीसी रोड बनती गई, आगे तक गई। लेकिन वो सड़क अब टूट गई है। वो निश्चित रूप से 4 साल का 5 साल का वो होता है, दोबारा बन जाएगी। और लेकिन 2017 में बनी ना। आज क्या है? आज 2026 है। कितने दिन होगी? 9 साल। नहीं, लेकिन उस टाइम पे ही साल सड़क चल जाए वही बड़ी बात। 19 में वो सड़क बन रही थी, 2019 में वो सड़क बनी थी। टेंडर 2018 में ही हो गया था। हाँ, काम उस पे चालू 19 में हुआ था। हाँ। तो उस पे फिर उसके बाद टंकी लगाई गई, वो टंकी के लिए तोड़ी गई सड़क के लिए। टंकी गलत लगाई गई। टंकी क्योंकि टंकी मेरे से पहले ही पास हो चुकी थी, और मैं वो केवल 2018 में पास होने के बाद वो सड़क इसीलिए डिले हुई कि पहले पाइप पड़ जाए। लेकिन क्योंकि टंकी पहले नहीं पड़ पा रही थी, इसलिए क्योंकि वो टेंडर खत्म हो जाता, इसलिए वो सड़क का निर्माण हो गया। फिर वो टंकी के लिए फाड़ दी। उसके बाद जब टंकी के लिए जहाँ भी सड़कें पटी, उनका नुकसान हो गया, अब दोबारा बन जाएगी। अच्छा, मैं एक वीडियो देखता हूँ, एक वीडियो मेरे सामने हमेशा कई बार आ जाती है कि सड़कों का टेंडर दिया जाता है, तो उनकी है ना सांठगांठ होती है कि पहले सड़क बनाई, फिर उसके बाद उसके अंदर उसको तोड़ा, पाइप डाला, उसके बाद फिर से उसको सड़क बनने का टेंडर दोबारा से दिया गया। तो वो चीज़ क्या चलती है फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहता है। लोगों को लगता रहता है ऐसा कि है वो सब कुछ एक एक चीज़ डेली का। आजकल तो बाकायदा अगर सड़क भी बनने उसका भी जियो टैग ऊपर जाता है, एक एक चीज़ पे नज़र रहती है।
आजकल मीडिया का जमाना है, कोई भी सड़क बनती है तो सबसे पहले दिन फोटो उसी का खींच के जाता है। ये सब चीजें आम जनरल पुरानी धारणाएं चली आती हैं कि ना अच्छा ये ऊपर वाला पैसा ले लेगा बाद का नहीं देगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और थी, मैं उस टाइम पे शमशान घाट का काम चल रहा था, अपने ही गांव की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे गांव की। उस टाइम पे हमारे एक प्रधान थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है। तो बोला गया है कि सारा पैसा प्रधान खा गया, इतना पैसा शमशान घाट में नहीं लगाया गया जितना दिखाया गया। क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल है ना, आप देखोगे एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर आप चेक करोगे तो उसमें आपको दिख जाता है कि कितनी फंडिंग किस चीज़ के लिए प्रधान को दी गई। तो इतना पैसा नहीं लगाया गया, तो उस तो पे जिसने खाया उसको जनता ने नजारा दिखा दिया। हाँ, शायद वो नहीं है, वो अब नहीं है। दोबारा नहीं बने, जो शमशान का भी पैसा खाएगा वो दोबारा कैसे बन जाएगा। आपने एक चीज देखी होगी अभी जो चल रही है, कोकरोच जनता पार्टी, उस पे आपका क्या कहना है? बीजेपी पे उसका क्या असर पड़ने वाला है? फर्जिफिकेशन है, फर्जी लोग हैं। आप पार्टी में पहले से जुड़े हुए थे, आप पार्टी के लोग अब भी फंडिंग कर रहे हैं, ड्रामा करते फिर रहे हैं, कहीं भी मूवमेंट करेंगे। अपनी बात रखो ना। आप सकारात्मक भाव के साथ अगर कोई पार्टी या दल बना के चलते हो तो सकारात्मक भाव के साथ जनहित के लिए बोलो ना। आप अपने मूवमेंट्स में दूसरे दलों के मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े, भारत टुकड़े टुकड़े होगा, इस तरह के नारे लगाओगे, तुम काहे के देशभक्त हो? ये फर्जिफिकेशन है बिल्कुल। तो आपका और कहना है इसका कि कोई नुकसान होने वाला नहीं। आपका कहना है कि उसको आम आदमी पार्टी फंडिंग कर रही है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में इन लोगों ने काम किया है। पहले फंडिंग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग जुड़े हैं आपस में, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये सब लोग आपस में जुड़ के जब इनका पार नहीं बसा रही है, नया नई कोई बात इस प्रकार की निकाल के लाते हैं। अब नागरिकता संशोधन बिल लाएंगे तो भी धरने प्रदर्शन करेंगे, किसानों के लिए आंदोलन लाएंगे तो भी धरने प्रदर्शन करेंगे, लाल किले का झंडे तक बदलने का प्रयास करेंगे। कुछ भी, कोई भी बढ़िया आप संविधान लेकर आओ, कानून लाओ उसी के लिए, क्योंकि इनको को मंच तो मिल नहीं रहा, कुछ इनका आधार तो रहा नहीं जनता के बीच में। इस प्रकार की हरकतें करके कुछ न कुछ प्रयास ये करते हैं कि किसी तरह से सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, पर सरकार इन बातों से बदनाम होने वाली नहीं है। अच्छा, एक जैसे अरविंद केजरीवाल को चाटा लगा था, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, सेम चीजें कोकरोच जनता पार्टी के इस साथ तरह हुई का है। ड्रामा करवा रहा होगा जिस तरह केजरीवाल ड्रामे करवाया करता था, मेरा चांटा मार दियो, मेरे ऊपर हींग डाल दियो, मेरा यू कर दियो, अच्छा, इन्हीं हाईलाइट हो चीजों जाऊंगा से मैं पार्टी टीवी बन जाती है पर। जीत हाँ, करके। इसी तरह से जो वो सोचा कि अल्लाह जब केजरी अन्ना जी ने दिया था धरना वो तो भूल गए, जनता के जो हित के लिए काम करना शुरू किया था वो तो भूल गए, अपना पार्टी बना के इन ड्रामे कर करके अपना दल बना लिया, और इन ड्रामों के कारण से ही 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। और इसी ड्रामे के माध्यम से, भैया ड्रामे ज़्यादा नहीं चलते हैं। राजनीति में, समाज में काम करना पड़ेगा, सकारात्मक सोच के साथ काम करना पड़ेगा, जनहित में काम करना पड़ेगा। अच्छा, आज का युवा पूछता है कि नेताजी नौकरी कहाँ? इतनी बेरोजगारी, नौकरियां, बेरोजगारी कुछ का नहीं पूछता जी। विपक्षी दल के नेताओं ने यह एजेंडा बना दिया कि नौकरी कहाँ है, जबकि केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1.25 लाख पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती निष्पक्ष पिछले 40 वर्षों में इतनी भर्ती नहीं हुई थी। वहीं पिछले 6 वर्षों में 10,000 से अधिक लड़कियों की भी भर्ती हुई है। इसके अलावा लगभग 15,000 सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती की गई है, और अब आगे भी भर्तियां निकलने वाली हैं। होमगार्ड के लगभग 42,000 की भर्ती तो अब हो गई, पेपर हो चुका। अच्छा, और लोग बाग बोलते हैं इसी चीज़ पे कि नौकरी उसकी जिसका पैसा, कि भाई ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनको कोई पैसा दे ठेकेदार दो। नहीं जी, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बात भी नहीं कर सकता। नेता भी बात करेगा जेल जाएगा सीधा। क्योंकि सारा रैकेट पकड़ पकड़ के जेल भेज दिया, कुछ नहीं जी, सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या 2017 से पहले ये चीज़ें हो जाती थी कि अरे पैसे दे के? बहुत बुरा हाल था पहले तो। बड़े बड़े यूपीएससी की परीक्षा भी सब मैनेज हो जाया करती थी, बहुत बुरा हाल था 2017 से पहले। अब की ये तो खुद ही कहा करते थे कि नकल करो भाई, नकल करवाओ, तय था उनका, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन अब एक नीट की परीक्षा भी तो ऐसे ही अभी होगी। हुई है, अभी हुई है, बिल्कुल कि निष्पक्ष, बिल्कुल। क्या पूरी दुनिया में कितना बढ़िया संदेश गया है, नीट के एग्जाम हुआ है अभी। तो हो वो गया, तो एक बार कैंसिल बहुत होने के बाद व्यवस्थित। हुआ था ना, कि एक वो बार पहले पेपर हुआ लीक था। हुआ। होते हैं कुछ लोग, हम लोगों के बीच में खराब लोग हो सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया नीट का बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ है।
अगर बुढ़ाना जनता आपको 30 सेकंड दे तो आप उनसे क्या कहेंगे, एक बुढ़ाना जनता के लिए एक 30 जवाब। सेकंड में केवल ये कहूंगा, भैया जाति बिरादरी भूलकर एकजुट हो जाओ। अगर जाति बिरादरी में बट के काम करोगे तो नुकसान होगा, और वर्ग विशेष समाज के लोग तुम्हें कभी जिंदा भी नहीं रहने देंगे। इसलिए जाति बिरादरी खत्म कर दो और एकजुट हो। पर इसी में क्या होता है कि इसी में बीजेपी को फिर वही बोला जाता है कि बीजेपी तो जातिवाद करती है, उस पे क्या फिर? बिल्कुल नहीं करती जी। सारी जाति बिरादरी का हो एक साथ लेके चलने वाली अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। सारे समाज के लोग एकजुट होके 2014 में चुनाव हुआ जी। मोदी जी की जाति बिरादरी नहीं पता था किसी को। 2014 का चुनाव हुआ, किसी को पता ही नहीं था। सब बिरादरी एक साथ होके एकजुट होके खड़े होके चुनाव लड़ाया। पूरा मतलब पूरी दुनिया देख रही थी। और ये लोग तो केवल सांप्रदायिकता का जहर घोल के, जाति बिरादरी का जहर घोल के केवल इन्हीं चीजों के ऊपर राजनीति करते हैं कि जाति बिरादरी। और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस हमें जाति बिरादरी में बांट के राजनीति करती रही है। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है। बंगाल के अंदर अगर 100 वोट पड़ी है ना, और वो हिंदू है, तो 100 की 100 वोट भारतीय जनता पार्टी हो गई है, 99 नहीं। तो क्या ये आज जीत का कारण यही था। तो फिर जातिवाद की जगह फिर धर्मवाद होता है कि धर्मों में बांट दिया जाता है? कोई मतलब नहीं जी। सब सनातनी है, सनातन ही हमारा एजेंडा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाति बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। हम तो संघ के कार्यकर्ता है जी, सब साथ में एक दूसरे से पूछते भी नहीं है। अच्छा, आप अपने विरोधियों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने विरोधियों को क्या बोलना चाहूँ? विरोधी जब खत्म हो लिया मामला तो अब विरोधी बचे ही कहाँ है? हाँ, विरोधी बचे ही कहाँ है? वह वर्ग विशेष समाज के लोग हैं, वे पुदकते फिरते हैं। अब की बार में चुनाव में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के बनेंगे, और चौथी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अच्छा, 2027 में आपका स्लोगन क्या रहेगा? वापसी, बदलाव या हिसाब किताब? नहीं, 2027 में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। इसमें आपका अपनी सीट पे क्या वो रहेगा? नहीं, सीट है। पार्टी का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, पार्टी के निर्देशानुसार काम करने वाले हैं। और मैं जब से 1990 से लेकर आज तक केवल एक भारतीय जनता पार्टी और संघ, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूं या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। इसके अलावा कभी मन में ना सोच आ सकती ना सोच सकते। अच्छा, 2027 में आप टिकट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? मतलब अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या? पार्टी का जो निर्देश होगा, टिकट नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, क्या जिसको मिलेगा उसके साथ रहेंगे। आप उसके बाद भी जनता के बीच में रहेंगे? बिल्कुल जनता के बीच में रहेंगे जी। जनता ने 2012 का चुनाव लड़ाया, 17 का लड़ाया, 2022 का लड़ाया। लगातार 25 साल से 30 साल से जनता के बीच में हूँ। जनता के बीच में रहेंगे और पार्टी के निर्देशानुसार काम करेंगे। जैसा पार्टी निर्णय लेगी, जैसा भारतीय जनता पार्टी निर्देश करेगी, उसके निर्देश के अनुसार काम करना है। क्या आज की राजनीति में साफ साफ बोलना पॉसिबल है? ये हर बात वोट बैंक देखकर बोली जाती है। कुछ लोगों का एजेंडा केवल नकारात्मक बात करना है। और मैं, जो लोग मेरा ये बात सुनेंगे, कुछ भी काम करो मन से करो, सकारात्मक भाव से करो। बहन जी भी सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। कोई भी काम आप करने चलो, वो घर का हो, परिवार का हो, व्यापार का हो, राजनीति का हो, समाज का हो, अच्छे मन के साथ करो। कभी जीवन में फेल हो नहीं सकते। जो खराब लोग होते हैं, जो नकारात्मक भाव के साथ, दूषित भाव के साथ, दूसरे को डाउन करके, दूसरे के अंदर कमी देखकर, कमी छांटकर जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, वे कभी भी जीवन में सफल हो नहीं सकते। एक बार नाच कूद करके सफल हो जाएंगे, लेकिन उनकी राजनीति में और समाज के बीच में लंबे समय तक वो नहीं रह सकते। इसलिए आप जो करो मनोयोग के साथ करो, मन से करो। व्यायाम कर रहे हो, व्यायाम पे मन लगाओ। परिवार में हो, अपने परिवार के साथ मन के साथ रहो। खाना खा रहे हो, मन से खाओ। नहा रहे हो तो मन से नहाओ। जो कुछ करो मन से करो। मैं तो राजनीति
समाज के अनुरूप करता हूँ। बिल्कुल समाज के बीच में सच और बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूँ, और मैं अपने लोगों के बीच में ही जीवन भर रहूंगा। मुझे सेवा करने का मौका दिया, जीवन भर जनता के बीच में बना। अगर आप ही की पार्टी बुढ़ाना की जनता के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उस पर आपकी क्या राय है? आप जनता के साथ रहोगे या फिर आप उस टाइम पे भी आप पार्टी के साथ रहोगे जनता को छोड़ के? नहीं, पहली बात तो ये क्वेश्चन कोई सार्थक क्वेश्चन नहीं है। ना पार्टी कभी भी कोई एक्शन लेती है। पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करती है, और आज भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बूथ के ऊपर समिति और यहाँ तक पहुँच गई है कि पन्ना प्रमुख भी है। अगर वोटर लिस्ट के में 30 पन्ने हैं तो एक पन्ने का प्रमुख है। उस बूथ के ऊपर 30 लोग हैं, उनको पता है मैं 7 नंबर पन्ने का प्रमुख हूँ। अगर हम फोन करेंगे आप कौन से पन्ने के प्रमुख हो, मैं 11 नंबर का पन्ना मेरे पास है, उसके ऊपर 60 वोट है। 30 वोट इधर, 30 वोट इधर। पार्टी नीचे तक पहुंची है। इसलिए पार्टी खराब और ठीक करने वाली बात ही नहीं है। पार्टी तो केवल अपने संगठन को, समाज को जोड़ के चलने वाली काम करती है। पार्टी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अच्छा, अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे हैं, तो उसमें मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं, जिसमें मेरा है कि 2027 के इलेक्शन की प्रिपरेशन आपने चालू कर दी है या फिर पार्टी का डिसीजन के ऊपर है कि अगर किसी और को टिकट मिला तो फिर मैं कुछ नहीं करने वाला? मैं पहला विधानसभा का चुनाव 2012 में पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। एक सामान्य परिवार, किसान परिवार से मैं आता हूँ। कभी भी हमारी घर से, परिवार से कोई भी किसी राजनीतिक दल में किसी ने कोई काम नहीं किया। मैं पहला व्यक्ति अपनी पार्टी, अपने घर से, परिवार से निकला हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। और मैं कहता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना होता तो जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका भी ना मिलता। मुझे 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, 5 साल लगातार फिर चुनाव लड़ा, 2017 का फिर चुनाव लड़ा, मुझे सेवा करने का मौका मिल गया, फिर 5 साल लगातार जनता के बीच में बना रहा। फिर 2022 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हारने के बाद भी रोज चुनाव लड़ता हूँ, रोज जनता के बीच में रहता हूँ। यही मेरा शौक है और मन से रहता हूँ। मैं बिना समाज और जनता के बीच में जाए मेरा जीना ही मुश्किल है। इसलिए मेरा तो प्रतिदिन जनता के बीच में रहना और काम करना मेरा शौक है। अच्छा, बीजेपी, और आपको भी पता है कि बीजेपी और आरएलडी का संगठन है, उसमें आपका टिकट कंफर्म है अब की बार विधानसभा बुढ़ाना से, या फिर अब की बार भी राज्यपाल बालियान जी को जाएगा? कोई कुछ कंफर्म नहीं होता। जैसे भी दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ के तय करके प्रत्याशी बना के भेज देंगे, हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। अब पार्टी दोनों दल मिलके मुझे निर्देश करेंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग दल को निर्देश करेंगे, मैं चुनाव लड़ेंगे। जैसे दोनों वरिष्ठ नेता, दोनों दलों के वरिष्ठ नेता तय कर देंगे वही तय हो। अच्छा, अगर टिकट राज्यपाल बालियान जी को मिला तो क्या आप पार्टी चेंज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पार्टी चेंज नहीं आपको करूंगा। कहीं से मैं ऑफर भारतीय आता जनता है? पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और वो हमारा घटक दल है, हमारा गठबंधन है, और अगर उनका टिकट होगा तो उनको अड़ के चुनाव लड़ाऊंगा, उनके साथ। अच्छा, आप बालियान जी के साथ होगा? बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। आप तरक्की करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।